हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के एक नए सेशन के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज की क्लास में हम बात करेंगे स्पेशल 100 के बारे में। जी हाँ, सही पढ़ा आपने, स्पेशल 100 यानी वर्ष 2023 के स्पेशल 100 करेंट अफेयर्स पे हम बात करेंगे। और ये करेंट अफेयर्स आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो पेट 2023 का एग्जाम हो या उसके बाद आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें काफ़ी मददगार होगा। और इस श्रृंखला में हम मुख्यतः फरवरी 2023 से लेकर के अक्टूबर 2023 के मध्य 100 प्रश्नों पे बात करेंगे और इन 100 प्रश्नों के माध्यम से 2023 के विभिन्न घटनाक्रमों पे हम एक एक करके बात करेंगे। इससे पहले की एक वीडियो जनवरी 2023 के करेंट अफेयर्स पे आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जबकि ये दूसरी वीडियो होगी जो फरवरी से लेकर के और अक्टूबर माह के करेंट अफेयर इसमें कवर किए गए हैं। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सभी प्रश्नों पे। तो आज के क्लास में हम बात करें पहले प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, कह लीजिए ना, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो आज पहले प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे सी फूड शो 2023 के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। अब बात करते हैं फरवरी 2023 में आयोजित इस सी फूड शो का मकसद क्या है। तो कहें देश में समुद्री उत्पादों के, कह लिए देश में जो समुद्री उत्पाद हैं उन समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किया गया। ये एक प्रकार की प्रदर्शनी है जिसके माध्यम से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। इसका आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एमपेडा के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। अब बात करें ये एमपेडा क्या है, तो मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है और इसके सहयोग से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मिल करके सी फूड शो 2023 का आयोजन किया। अब बात करें एमपेडा की, तो ये एक संस्था है जो 1972 में इस्टेब्लिश की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, तो केरल के कोची में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो ये पहला प्रश्न रहा हमारा, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन किया गया गोरेगांव मुंबई में। कहाँ पे, तो गोरेगांव मुंबई में इसका आयोजन किया गया। अब बात करें ये टेक्नोटेक्स है क्या, तो एक प्रकार की ये टेक्सटाइल प्रदर्शनी है। क्या है, तो टेक्सटाइल प्रदर्शनी है और ये कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया 2023 में। कहाँ पे, तो मुंबई के गोरेगांव में। तो कहें टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ पे, तो गोरेगांव मुंबई में। क्या है ये, तो एक प्रकार की टेक्सटाइल प्रदर्शनी है। अच्छा, अब बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, फ्रोजन लेक, कह लिए ना, प्रश्न है अगला, फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया। तो फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया पेंगोक्सो झील लद्दाख में। कहाँ पे, तो पेंगोक्सो झील कहाँ पे, तो लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। अब बात करें ये फ्रोजन लेक क्या होती है, तो लेक का अर्थ हम समझते हैं झील से, और फ्रोजन लेक मतलब बर्फ से जमी हुई, कह लीजिए झील, बर्फ से जमी हुई झील जिसको फ्रोजन लेक के नाम से जानते हैं। तो जो पेंगोक्सो झील है कहाँ पे, लद्दाख में, यहाँ पे एक मैराथन का आयोजन किया गया, यानी 21 किलोमीटर लंबी मैराथन, हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। कहाँ पे, तो पेंगोक्सो झील लद्दाख में। और इस आयोजन को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो बात करें कि फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया, तो 2023 में इसका आयोजन किया गया पेंगोक्सो झील लद्दाख में। आइए अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में।
और अगला प्रश्न है हमारे सामने, लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया है? तो लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में इस्टेब्लिश किया जाएगा किसको? तो यायात्सो झील को। किसको? अयात्सो झील को। तो आपसे पूछे कि अयात्सो झील कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। और ये क्यों चर्चा में है? तो इसको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अब बात करें अगले प्रश्न के बारे में, तो ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। तो बात करें ऑपरेशन सद्भावना की, तो ये लद्दाख और कह लीजिए ना जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, कहाँ पे? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भारतीय वायुसेना और सेना के द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जिसके तहत कह लीजिए ना कि वायुसेना के विमानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सहायता करने का कार्य किया गया। तो कहेगा ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में चलाया गया। अगला है दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की बात करें, तो कहना कि पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है कहाँ पे? तो संतरों के शहर नागपुर में। तो बात करें कि दुनिया के सबसे बड़े और महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है नागपुर में। और इसकी आधारशिला रखी है किसने? तो सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन? तो नितिन गडकरी ने। तो नितिन गडकरी के द्वारा संतरों के शहर नागपुर में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क और दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है हमारे सामने, बाजरा के लिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड किसे नामित किया गया है? तो हम जानते हैं वर्ष 2023 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। यानी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, यानी मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए। तो भारत में जो बाजरा है उसको अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड यानी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ावा देने के लिए इसको श्री अन्न के नाम से मार्केटिंग की गई है। किस नाम से? तो श्री अन्न के नाम से। तो कहें कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बाजरा को किस नाम से जाना जाएगा? तो श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। जबकि 2023 को मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में क्या किया गया है? नामित करने का कार्य किया गया। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहां प्रारंभ की गई है? तो भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस प्रारंभ की गई है भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में। और इसकी शुभारंभ किसके द्वारा? तो कहिए सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की बात करें तो कहां पे? तो कहिए मुंबई में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय चावल कांग्रेस के दूसरे एडिशन का यानी दूसरे सत्र का आयोजन किया गया ओडिशा के शहर कटक में। और इसका उद्घाटन किया हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो कहे कि भारतीय चावल कांग्रेस 2023 में इसका कौन सा सत्र आयोजित हुआ? तो इसका दूसरा सत्र आयोजित हुआ। कहाँ पे? तो कटक में। और कटक में हम जानते हैं राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे? तो ओडिशा के कटक में। तो चावल को हम कटक कटक के खाते हैं, तो कटक में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति कह लीजिए द्रौपदी मुर्मू ने। किसका? तो दूसरी चावल कांग्रेस 2023 का। अब बात करें अगले प्रश्न के बारे में, तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, नेक्स्ट प्रश्न पे, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। तो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट क्या होता है? तो रेस्टोरेंट की हम बात करें तो रेस्टोरेंट यानी एक ऐसा कह लीजिए ना रेस्टोरेंट जो मुख्यतः कांच की दीवारों का प्रयोग करके, किसकी? तो कांच की दीवारों का प्रयोग करके बनाया गया रेस्टोरेंट कह लीजिए। और इग्लू की बात करते हैं तो इग्लू को हम समझते हैं क्या? बर्फ का जो घर होता है, इस बर्फ के घर को बोलते हैं क्या? इग्लू। तो कहना कांच की दीवारों से बने बर्फ का घर या रेस्टोरेंट जिसको स्थापित
किया गया कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। तो कहें भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पे स्थापित किया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में इसको कहाँ स्थापित किया गया, तो गुलमर्ग में। अब बात करें अगले प्रश्न के बारे में, तो कह लीजिए ना, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो इसको आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के मंदसौर में। कहाँ पे, तो कहना मध्य प्रदेश के मंदसौर में एशिया के पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, और इसको नाम दिया गया क्या, तो इसको नाम दिया गया गांधी सागर। क्या नाम दिया गया, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। तो आपसे कहे गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे, तो मंदसौर मध्य प्रदेश, और ये एशिया का पहला तैरता हुआ फेस्टिवल यानी फ्लोटिंग फेस्टिवल के नाम से जाना गया। अब बात करें अगले प्रश्न के बारे में, तो लिखा है भारतीय रेलवे द्वारा व्हाट्सएप चैट बैट के माध्यम से कह लीजिए ना कि यात्रियों को फूड डिलीवरी करने के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है, तो याद रखना है जूप सेवा। कहना ये जूप सेवा क्या है, तो जूप सेवा समझिए रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने पीएनआर नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए फूड यानी खाना का ऑर्डर करने की एक सुविधा है, जिसको नाम दिया गया है जूप सेवा। तो कहें जूप सेवा किसके द्वारा, तो भारतीय रेलवे के द्वारा खाना ऑर्डर करने के लिए रेलवे में यात्रा करते समय किसके माध्यम से, तो व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से। तो आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है हमारे सामने, पूर्वोत्तर भारत का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना कहाँ पे प्रारंभ की गई है, तो पूर्वोत्तर भारत, जिसे हम कह लीजिए ना सेवन सिस्टर के नाम से मुख्यतः जानते हैं, या प्रधानमंत्री के द्वारा उसको एक नया नाम दिया गया अष्टलक्ष्मी। तो उस पूर्वोत्तर भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखी गई है कहाँ पे, कामरूप में। और कामरूप कहाँ पड़ता है, तो असम में। तो कहना असम के कामरूप में पहला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाया जाएगा, कहाँ का, तो पूर्वोत्तर भारत का। जबकि एशिया के सबसे बड़े कह लीजिए ना कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखी गई कहाँ पे, तो संगरूर में, और ये संगरूर कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में। अब आइए बात करते हैं सिंकुला सुरंग। जी हाँ, बहुत चर्चा है सिंकुला सुरंग की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये सिंकुला सुरंग कहाँ पे है, तो ये सिंकुला सुरंग है लद्दाख में। तो लद्दाख में ही है सिंकुला दर्रा, तो सिंकुला दर्रे में ही बनाई गई है सिंकुला सुरंग, जिसकी लंबाई है 4.1 किलोमीटर। कितनी, तो 4.1 किलोमीटर। और इस सुरंग का निर्माण किया गया है हर प्रकार के मौसम में लद्दाख में कनेक्टिविटी की सुविधा को बनाए रखने के लिए। तो लद्दाख में सभी प्रकार के मौसमों में कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए सिंकुला सुरंग बनाया गया है। कहां पे, तो लद्दाख में। इसकी लंबाई कितनी है, तो 4.1 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है, द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में, और इसका आयोजन भारतीय अनाज संघ के द्वारा किया गया। और कहें कि आयोजन कहाँ पे किया गया, तो वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है हमारे सामने, देश का पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो देश का पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया महाराष्ट्र के कहाँ पे, पुणे में। अगला प्रश्न की बात करें, 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया फिजी में। फिजी जिसकी राजधानी होती है सुआ, लेकिन इसका आयोजन किया गया कहाँ पे, तो नाडी नामक जगह पे। कहाँ पे, नाडी। तो कहें ना 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन किया गया, तो फिजी के नाडी में। और बात करें पहला अगर विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये 1975 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो भारत के नागपुर यानी महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। अब बात करें अगला प्रश्न, तो लिखा है
रानीज गर्ल्स टर्फ स्थापित किया गया है। तो रानीज गर्ल टर्फ का मतलब है भारत में महिलाओं के नाम पे स्थापित किया गया पहला हॉकी स्टेडियम की बात करें तो ये स्टेडियम स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, और ये भारत की पूर्व हॉकी कैप्टन रानी रामपाल के नाम पे, किसके नाम पे, तो रानी रामपाल के नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा गया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ, और ये कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य में। तो अभी पीएम मित्र योजना के तहत, किसके, तो कहिए पीएम मित्र योजना के तहत देश के अलग 7 राज्यों में कह लीजिए ना कि मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई थी, और इन 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों में से पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया है दक्षिण भारत के राज्य कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है। जी हाँ, स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें यानी ज्ञान की मूर्ति की बात करें तो इसे स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के लातूर में। तो ये है क्या, तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, किसकी, तो भीमराव अंबेडकर की ये 70 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसे महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है, और इसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो बात करें स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज है महाराष्ट्र के लातूर में। ये किसकी प्रतिमा है, तो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 70 फीट। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ किया गया या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात करें तो हम नाम सुनते हैं अरावली पर्वत चोटी का, तो हम कहते हैं ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली, और अरावली पर्वत श्रृंखला के कह लीजिए ना 5 किलोमीटर के क्षेत्र में, कितने, तो 5 किलोमीटर क्षेत्र में हरित कह लीजिए ना कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए यानी हरियाली को बढ़ावा देने के लिए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट के तहत कह लीजिए राजस्थान के बाद करेंगे हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा के बाद कहिए दिल्ली की बात करिए, और एक राज्य याद करिए गुजरात, यानी इन 4 राज्यों में अरावली पर्वत श्रृंखला के 5 किलोमीटर की रेंज में कह लिए ना हरियाली को बढ़ावा देने के लिए हरित कार्यक्रम चलाया जाएगा, और इसी को नाम दिया गया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है, समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कह लीजिए ना डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। तो अभी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है सागर मंथन, कौन सा, सागर मंथन। तो हम कहें सागर मंथन क्या है, तो एक वेबसाइट है, डैशबोर्ड है जिसको लॉन्च किया गया बंदरगाह और पोत मंत्री कौन, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, किसके द्वारा, तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कह लीजिए ना समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, तो दिया है स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला। जी हाँ, राइट टू हेल्थ की बात करें तो कहना राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन, राजस्थान। और अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा स्वास्थ्य के अधिकार पे बिल पारित किया गया। तो देश में राइट टू बिल यानी स्वास्थ्य के अधिकार पे बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन, तो राजस्थान। अगला बात करें, गंधमर्दन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, बहुत चर्चित पहाड़ी है, तो कहना गंधमर्दन पहाड़ी भारत के किस राज्य में, तो गंधमर्दन पहाड़ी है भारत के कह लीजिए ओडिशा राज्य में। कहाँ पे, तो ओडिशा राज्य में।
और अभी इसे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में ओडिशा सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो कहना ओडिशा सरकार के द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है किसको? गंधमर्दन पहाड़ी को। और ये गंधमर्दन पहाड़ी मुख्यतः औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध है पहाड़ी कौन सी? गंधमर्दन। और ये कहाँ पे है? तो ओडिशा राज्य में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो बात करें एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की, तो ये स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो ये स्थापित किया गया है देहरादून में। कहाँ पे? तो देहरादून में। और देहरादून में जगह है कौन सी? तो देव स्थल। कौन सी? तो देहरादून देव स्थल, यानी उत्तराखंड राज्य के देहरादून के देव स्थल में कह लीजिए एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर को स्थापित किया गया है, जिसकी लंबाई है कितनी? तो इसकी लंबाई है कितनी? 4 मीटर की बात करें। अगला प्रश्न दिया गया है, ओट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ओट फेस्ट यानी कह लीजिए ओट सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु में। अभी कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, जो 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, कौन? राजीव कुमार। तो इन राजीव कुमार के द्वारा चुनाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ओट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। तो किसके द्वारा? राजीव कुमार के द्वारा। और कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। उद्देश्य क्या है? तो कह लीजिए ना, चुनाव में कह लीजिए लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आहार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आहार 2023 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। तो बात करें ये आहार है क्या? तो ये कह लिए एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और आतिथ्य मेला है। तो कहना एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और आतिथ्य मेला क्या है? आहार। और आहार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न दिया है, देश में पहली मेथेनॉल से चलने वाली बस का अनावरण किया गया। तो देश में पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बस का अनावरण किया गया कहाँ पे? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और उसका उद्घाटन किया सड़क और परिवहन मंत्री कौन? तो नितिन गडकरी ने। किसने? तो नितिन गडकरी के द्वारा इसका क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन है? जी हाँ, तो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट हैं सुरेखा यादव। कौन है? सुरेखा यादव। तो अभी महाराष्ट्र की रहने वाली सुरेखा यादव ने पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला है। इससे पहले 1989 में ये पहली महिला बनी थी जो लोको पायलट के रूप में, यानी ट्रेन चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनने का गौरव भी किसे प्राप्त है? तो ट्रेन चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनने का गौरव भी प्राप्त है किसको? सुरेखा यादव को। अब बात करें, अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में किस स्थान पे 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा अभी ओडिशा के जगन्नाथपुरी में। कहाँ पे? तो ओडिशा के जगन्नाथपुरी में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई है। अब ASI की बात करें यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये बना था कब? 1861 में। और ये इसके द्वारा पुरातात्विक यानी जो भी प्राचीन स्थल है उनके बारे में तथ्य ज्ञात करने का कार्य किया जाता है। अगले नंबर पे हम बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे सामने,
नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन है? तो जी हाँ, कह लिए ना कि एनडीपीपी पार्टी की, एनडीपीपी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की महिला उम्मीदवार हेकानी जाखलू। कौन? तो हेकानी जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला बनी, पहली महिला बने। तो कहना नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित यानी नागालैंड में विधायक बनने वाली पहली महिला बनी है कौन? हेकानी जाखलू। और ये किस पार्टी से संबंध रखती हैं? तो एनडीपीपी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की उम्मीदवार हैं कौन? हेकानी जाखलू। अगला प्रश्न है, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ पे? तो अभी राजस्थान सरकार के द्वारा भारत की पहली प्रयोगशाला जो व्यवहार प्रयोगशाला के रूप में कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर में यानी राजधानी में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन त्रिशूल संबंधित है। तो ऑपरेशन त्रिशूल संबंधित है किससे? सीबीआई से यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भारत में अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करने की काम करती है। तो इसी के द्वारा एक अभियान चलाया गया ऑपरेशन त्रिशूल, और इसके तहत पिछले एक वर्ष में 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया गया। 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया गया। प्रत्यर्पण मतलब ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जो अलग अलग अपराधों को अंजाम देने के बाद राज्य या दूसरे देशों में प्रतिस्थापित हो चुके थे, तो उनको वापस लाने के लिए सीबीआई के द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसको नाम दिया गया क्या? ऑपरेशन त्रिशूल। अब बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई की स्थापना हुई थी कब? 1963 में, और ये भारत में अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पे जांच करने वाली एक एजेंसी है। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम है पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत कह लीजिए 15 राज्यों के 30 स्थलों को, 15 राज्यों के 30 स्थलों को चयनित किया गया है जिन्हें पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा, यानी अलग अलग पर्यटन स्थलों से इसको जोड़ने का कार्य किया जाएगा। और ये किस मंत्रालय के द्वारा? तो पर्यटन मंत्रालय। और इस समय हमारे देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं कौन? तो जी किशन रेड्डी। कौन है? तो जी किशन रेड्डी है कौन? तो पर्यटन और संस्कृति मंत्री। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत में पहली बार गाय की देसी गिर, तो कहना गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया गया। उस बछड़े का नाम क्या रखा गया? तो गंगा। तो कहें गंगा हाल ही में चर्चा में रहा क्या है? तो एक क्लोन बछड़ा है जो किससे तैयार किया गया है? गाय की देसी नस्ल गिर से। और इसको तैयार किया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और उम्मीद है कि ये लगभग 15 लीटर दूध दे सकती है। कितना? तो 15 लीटर दूध दे सकती। तो कहना गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन तैयार किया गया है और उस क्लोन का नाम दिया गया है क्या? तो गंगा। और ये कार्य किसने किया है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल के द्वारा। अगला लिखा है, केरल में संचालित पहला सौर ऊर्जा पर्यटन जहाज का नाम क्या है? यानी सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले पर्यटक जहाज का नाम दिया गया है सूर्यमशु। तो कहना सूर्यमशु क्या है? तो सूर्यमशु एक पर्यटक जहाज है जो 100 पर्यटकों को ले जाने की क्षमता रखता है। और ये मुख्यतः सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला क्या है? पर्यटक जहाज। और ये कहाँ शुरू किया गया है? केरल में। और नाम इसका क्या है? सूर्यमशु। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित किया गया? तो पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो हम बात करें एम्स यानी कह लीजिए ना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, तो पहला एम्स पूर्वोत्तर भारत में कहाँ बना है? गुवाहाटी यानी असम में बना है। और इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, अगर अगले प्रश्न पे जस्ट
अगले प्रश्न पे बात करें। जी हाँ, अगला प्रश्न है हमारे सामने, भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर की सबसे ऊंची कांस्य की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो अभी वर्ष 2023 में बी आर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर की 132 कौन सी 132वीं जयंती, और इनकी जयंती मनाई कब जाती है? तो इनकी जयंती मनाई जाती है कब? तो 14 अप्रैल को। कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। और अभी तेलंगाना सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा राजधानी हैदराबाद में कह लीजिए ना 125 फीट ऊंची प्रतिमा, कितनी? तो 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ पे? तो हैदराबाद में। अभी हमने कहा था एक स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो वह महाराष्ट्र के लातूर में था जिसकी ऊंचाई थी 70 फीट, और ये भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई है 125 फीट, और ये इनकी 132वीं जयंती यानी 2023 में स्थापित की गई है। कहाँ पे? तो हैदराबाद में। और ये बनी है किससे? तो कांसे से। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है, जल बजट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य। तो कह लिए ना, गर्मियों के समय जल की समस्या का समाधान करने के लिए या जल की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन? केरल। तो बस याद रखिए, जल बजट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है कौन? केरल। और केरल में मुख्यमंत्री हैं इस समय कौन? तो मुख्यमंत्री हैं इस समय पिनराई विजयन। कौन है? तो पिनराई विजयन इस समय मुख्यमंत्री कहाँ के? तो केरल के। अगला प्रश्न है, ओट फ्रॉम होम की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य, या किस राज्य के द्वारा कह लीजिए ना विधानसभा चुनाव में ओट फ्रॉम होम की शुरुआत की गई? तो ओट फ्रॉम होम मतलब वृद्ध लोगों के लिए, या जो शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी जो मतदान केंद्र तक जाकर के वोट देने में सक्षम नहीं है, उनके लिए घर पे ही मतदान करने की सुविधा शुरू की गई, जिसको नाम दिया गया वोट फ्रॉम होम। और इसकी शुरुआत की गई कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से। तो अभी हमने ओस्ट फेस्टिवल की भी बात की थी, उसकी भी शुरुआत कहां पे की गई? तो अभी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बेंगलुरु से। और वोट फ्रॉम होम की भी शुरुआत कहां पे? तो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया? तो नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है सिलवासा में। कहाँ पे? तो सिलवासा में, यानी दादरा नगर हवेली और दमन दीव की जो संयुक्त राजधानी है, इसकी राजधानी सिलवासा में नमो कह लीजिए ना मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। और हम जानते हैं कि वर्ष 2019 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो माउंट अन्नपूर्णा की बात करें तो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं कौन? तो कह लीजिए ना अर्जुन वाजपेयी। और अर्जुन वाजपेयी भारत के पहले ऐसे पर्वतारोही हैं जो 8000 कह लीजिए ना फीट की ऊंचाई पे कह लीजिए ना चढ़ाई करने वाले अलग अलग 8 कह लीजिए ना पर्वत श्रेणियों के पहले व्यक्ति हैं। तो अगर बात करें इस माउंट अन्नपूर्णा की, तो ये स्थित है कहाँ पे? तो ये नेपाल में स्थित है। और इस माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं कौन? तो अर्जुन वाजपेयी। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क को कहाँ स्थापित किया गया है? तो अभी भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई किसके द्वारा? तो कह लीजिए प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसको कहाँ पे? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क प्रधानमंत्री के द्वारा, इसका उद्घाटन कहाँ पे? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है,
भारत की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है? जी हाँ, तो भारत की पहली वाटर मेट्रो की बात करें तो भारत की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि। लेकिन कहेगा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बन रही है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बन रही है कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। किस नदी के किनारे? तो कह लिए हुगली नदी के नीचे, कह लीजिए हुगली नदी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो बन रही है कहाँ पे? कोलकाता। लेकिन वाटर मेट्रो की बात करें तो वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? तो कोच्चि, केरल में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गांव के रूप में मान्यता दी गई है। तो भारत के पहले गांव के रूप में अभी मान्यता दी गई है किसको? तो माना गांव को। तो माना गांव कहाँ पड़ता है? तो ये माना गांव पड़ता है कहाँ पे? उत्तराखंड में। और अभी बीआरओ के द्वारा, कह लिए बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उन सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों को पहले गांव के रूप में दर्जा देने की मान्यताओं की शुरुआत की गई। और भारत का पहला कह लीजिए ना कि पहला गांव किसे नामित किया गया? तो माना गांव को। और ये माना गांव कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, अज्ञात मृत शरीरों के लिए डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है। यानी कह लीजिए ना, अज्ञात मृत शरीरों के लिए डीएनए डाटाबेस जिनसे उनके परिवारों को कह लीजिए ना सौंपा जा सके या आसानी से उनकी पहचान की जा सके, तो ऐसे मृत शरीरों के लिए डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में पहला एप्पल का रिटेल स्टोर स्थापित किया गया वाणिज्यिक राजधानी कहाँ पे? मुंबई में। और अभी एप्पल के जो सीईओ हैं, सीईओ कौन? तो टिम कुक। और टिम कुक जब भारत की यात्रा पे अभी आए थे तो उनके द्वारा पहले एप्पल के रिटेल स्टोर की आधारशिला या स्थापित किया गया कहाँ पे? तो वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में। अगला प्रश्न कहें, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर स्थापित किया गया कहाँ पे? बेंगलुरु में। यानी भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जिसे हम जानते हैं बेंगलुरु, और बेंगलुरु में बना भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। अब बात करें, भारतीय संविधान का डोंगरी संस्करण लॉन्च किया गया। तो अभी भारतीय संविधान का डोंगरी संस्करण लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के द्वारा भारतीय संविधान का डोंगरी संस्करण लॉन्च किया गया। और डोंगरी की बात करें तो ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं में से एक भाषा है जिसे 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान का डोंगरी संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के द्वारा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य। तो कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है कौन सा? तेलंगाना। तो कूल रूफ यानी गर्मी के दिनों में घर की छतों को ठंडा रखने के लिए, तो कहना गर्मी के समय में घर की छतों को ठंडा करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत राज्य है कौन सा? तेलंगाना। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं कौन? केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहना गिद्धों के संरक्षण के लिए या गिद्धों की प्रजाति के संरक्षण करने के उद्देश्य से एशियाई गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? तो महाराजगंज में। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बन रहा है कौन? विश्व का पहला एशियाई गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। अगले प्रश्न पे बात करें तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा
बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम। तो कहे ना मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम पूर्वोत्तर भारत का कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में। कहाँ पे, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थापित हो रहा है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम। और इसको नाम रखा गया है क्या, तो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम। तो कहें हाल ही में चर्चा में रहा जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में, तो मेघालय राज्य में। और मेघालय में कहाँ पे, शिलोंग। और मेघालय के मुख्यमंत्री की बात करें तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कौन, कानराड संगमा। कौन है, कानराड संगमा। अब बात करें कानराड संगमा, तो ये भारत की जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें से एक पार्टी एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, अगले प्रश्न पे बात करें, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। तो कहें ना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, तो कह लीजिए ना कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो पिछड़े जिले हैं या पिछले जो गांव हैं उन पिछड़े गांवों की कह लीजिए ना सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम दिया गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो कहें ना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, तो जो सीमावर्ती गांव हैं उन सीमावर्ती गांवों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, किसके द्वारा, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू की गई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और इसको कहां से शुरू किया गया, किविथु गांव। और किविथु गांव कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये भारत का सबसे क्या है, पूर्वी कह लीजिए क्षेत्र है या पूर्वी स्थल है। सबसे उत्तरी स्थल हम बोलते हैं कौन, इंदिरा काल। सबसे दक्षिणी की बात करते हैं इंदिरा पॉइंट। और सबसे पश्चिमी की बात करते हैं कौन, गौहर मोती। तो सबसे जो पूर्वी स्थल है किविथु गांव, वहीं से लॉन्च किया गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, किसके द्वारा, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगले प्रश्न पे बात करें, गज उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो हाथियों के संरक्षण के लिए गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे, तो असम में। तो हम काजीरंगा को पढ़ते हैं एक सींग वाले गैंडे के आवास स्थल के रूप में। तो एक सींग वाले गैंडे के आवास स्थल के रूप में जाना जाता है काजीरंगा। और उसी काजीरंगा में अभी आयोजित हुआ है गज उत्सव 2023। और इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और बात करें कह लीजिए ना गज यानी हाथियों के बारे में, तो कह लीजिए ना हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। कब, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था 1992 में। जबकि वर्ष 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। तो हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया, 2010 में। जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी कब, 1992 में। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है दावकी भूमि बंदरगाह। जी हाँ, दावकी भूमि बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो दावकी भूमि बंदरगाह स्थित है जयंतिया हिल्स। कहाँ पे, तो मेघालय में। अब ये बंदरगाह भारत और बांग्लादेश के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, किसको, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह स्थापित किया गया है। कहाँ पे, तो जयंतिया हिल्स मेघालय में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर। तो कह लीजिए ना भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज स्थल को स्थापित किया गया है। कहाँ पे, चंडीगढ़ में। यानी पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में वायुसेना के पहले हेरिटेज सेंटर को स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन किया रक्षा मंत्री किसके द्वारा, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। अभी तक के युद्धों में एयरफोर्स यानी वायुसेना के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए वायुसेना हेरिटेज सेंटर स्थापित किया गया। कहाँ पे, तो चंडीगढ़ में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, हरे कृष्णा हेरिटेज टावर। तो कहें ना हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे,
तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो ये मुख्यतः राधा कृष्ण और वेंकटेश्वर की मूर्ति का एक संयुक्त मंदिर होगा। राधा कृष्ण और वेंकटेश्वर की मूर्ति का संयुक्त मंदिर होगा, जिसकी आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में, और इसकी आधारशिला रखी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य। तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है कौन सा? तो उत्तर प्रदेश। यानी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की बात करें तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, जिसके तहत स्कूलों में बच्चों के ऑनलाइन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जा सकेगी। तो कह लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश का, कह लिए भारत का पहला राज्य कौन सा? तो उत्तर प्रदेश। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है हमारे सामने, तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बात करें ना, तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे? तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित एक भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, और इस मंदिर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया। राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया, या राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में। तो कहें हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो तुंगनाथ महादेव मंदिर को। और ये तुंगनाथ महादेव मंदिर यानी भगवान शिव को समर्पित है, और ये उत्तराखंड के कहाँ पे? तो रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, चलने का अधिकार यानी राइट टू वॉक की बात करें, कह नहीं है कि राइट टू वॉक का अधिकार पारित करने वाला, कह लिए ना, देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य है पंजाब। तो कहे ना, अभी भगवंत मान सरकार के द्वारा चलने के अधिकार को लेकर के अभी कह लीजिए ना कानून बनाया गया, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है कौन सा? पंजाब। अगला है, राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी गई द्वारका गुजरात में। कहाँ पे? तो द्वारका गुजरात में। और इसकी आधारशिला रखी किसने? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आधारशिला रखी गई है। किसकी? तो राष्ट्रीय तटीय पुलिस की, यानी तटों पे तैनात होने वाले सुरक्षा बलों को, यानी तटीय जो सुरक्षा बल है उनको प्रशिक्षण देने के लिए, यानी उनको ट्रेनिंग देने के लिए राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी स्थापित की गई है। कहाँ पे? तो गुजरात के द्वारका में। अगले प्रश्न पे बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, अगले प्रश्न पे बात करें तो का जनगणना भवन, जी हाँ, सेंसस कह लीजिए ना, भवन की बात करें या जनगणना के लिए बिल्डिंग की या सेंसस बिल्डिंग की बात करें तो ये कहाँ पे? देश की राजधानी नई दिल्ली में। और इसकी आधारशिला रखी गई गृह मंत्री किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जनगणना भवन स्थापित किया गया। कहाँ पे? तो नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस, तो कह लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको संचालित करने के लिए, यानी डिजिटली रूप से कह लीजिए कार्य संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कौन सा? केरल। तो भारत का पहला पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस यानी कह लीजिए ना कि ऑनलाइन तरीके से सरकार चलाने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन सा? केरल। अगला लिखा है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन। तो अभी पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया किसने? प्रधानमंत्री ने। और ये ट्रेन गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य, तो गुवाहाटी की बात करते हैं तो असम, और न्यू जलपाईगुड़ी की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल। तो असम और पश्चिम बंगाल के मध्य, यानी गुवाहाटी से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है हमारे सामने, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी एआई चैटबॉट का नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा, जुगलबंदी। तो कहें जुगलबंदी क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया। तो सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत सारी भाषाओं में बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसका नाम है जुगलबंदी, और इसको बनाने का काम किया है किसने? तो इसको बनाने का काम किया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो लिखा है उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ पे खोला गया? तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है दिल्ली के सफदरगंज में। कहाँ पे? तो दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में कह लिए उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया। स्किन बैंक यानी कह लीजिए ना मृत व्यक्तियों की त्वचा को दान करने के लिए, कह लीजिए ना कि मृत व्यक्तियों की त्वचा को दान देने के लिए उत्तर भारत का पहला कह लिए स्किन बैंक कहाँ पे? तो दिल्ली के सफदरगंज में। अगला प्रश्न लिया है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बलिदान स्तंभ कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो कह लीजिए ना देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बलिदान स्तंभ स्थापित किया गया कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। और इसका उद्घाटन किया किसने? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बलिदान स्तंभ को कहाँ पे स्थापित किया गया या कहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया? तो श्रीनगर में। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है कोंडाकल गांव में। कहाँ पे? तो कोंडाकल गांव में। और ये कहाँ पे है? तेलंगाना। तो ये जो निजी रेल फैक्ट्री है ये मुख्यतः प्रति वर्ष कह लीजिए 500 कोच और 50 लोकोमेटिव यानी 50 रेल इंजन और 500 कोचों का निर्माण करेगी। और इसको स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो तेलंगाना के कोंडाकल गांव में। कहाँ पे? तो तेलंगाना के कोंडाकल गांव में। अगला प्रश्न है दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया गया कहाँ पे? तो राजस्थान की राजधानी कह लीजिए जयपुर में। अब कहें ये दिव्य कला मेला क्या है? तो ये दिव्य कला मेला क्या है? तो कह लीजिए ना दिव्यांग यानी जो विकलांग एक तरह से उद्यमी है उन विकलांग उद्यमियों के लिए ये दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया कहाँ पे? तो राजधानी जयपुर में। अगले प्रश्न की बात करें G20 की तर्ज पे L20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 की तर्ज पे L20 का आयोजन किया गया बिहार की राजधानी पटना में। अब ये G20 की तर्ज पे L20 क्या है? तो L से अर्थ है यहाँ पे लेबर 20। क्या है? तो कह लिए श्रमिकों के सम्मेलन की। तो लेबर 20 का आयोजन यहाँ किया गया तो बिहार की राजधानी पटना में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है किसके द्वारा? तो चेन्नई पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? तो चेन्नई पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसको? तो भारत के पहले ड्रोन पुलिस यूनिट को। अगले प्रश्न तो कह लीजिए ना भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में, कह लीजिए ना भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कह लीजिए ना हवाई निगरानी करने के लिए देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है किसके द्वारा? तो चेन्नई पुलिस के द्वारा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। कहाँ पे आयोजन किया गया? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। अगले प्रश्न के बारे में बात करें, वन टैप वन ट्री अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब बात करें ये वन टैप वन ट्री अभियान क्या है? तो वन टैप वन ट्री अभियान यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ पे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कह लीजिए इन ग्रामीण क्षेत्रों में नल का कलेक्शन लेने पे यानी नल का कनेक्शन कराने पे एक पौधा मुफ्त में दिया जाएगा। और इस पौधों के माध्यम से कह लीजिए ना राज्य में कह लीजिए पर्यावरण के संरक्षण का कार्य किया जाएगा। तो वन टैप वन ट्री अभियान किस सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा।
आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, गृह ज्योति योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो गृह ज्योति योजना शुरू की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा, और इसके अंतर्गत कह लीजिए 200 यूनिट बिजली क्या दी जाएगी? मुफ्त में दी जाएगी। तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना है गृह ज्योति योजना, और ये किस राज्य सरकार के द्वारा? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। अगला है, देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन कहां प्रारंभ की गई है? देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन का शुभारंभ किया गया है राजस्थान के उदयपुर में, जिसको हम झीलों का शहर बोलते हैं। क्या? तो लेक सिटी के नाम से जानते हैं, झीलों के शहर उदयपुर में कह लीजिए ना सीएनजी से संचालित होने वाली, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से संचालित होने वाली पहली टॉय ट्रेन, और इस टॉय ट्रेन का नाम रखा गया है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस। क्या रखा गया है? तो महाराणा प्रताप एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है। और बात करें इस और प्रश्न के बारे में, तो उदयपुर को अभी भारत का पहला वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। तो देश का पहला वेटलैंड सिटी किसे घोषित किया गया? तो देश का पहला वेटलैंड सिटी घोषित किया गया किसको? तो कह लीजिए उदयपुर राजस्थान को। अगला प्रश्न है, खुद की इंटरनेट सेवा चालू करने वाला देश का पहला राज्य। तो खुद की इंटरनेट सेवा चालू करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन? केरल। तो अभी कहें केरल सरकार के द्वारा 20 लाख लोगों को, कितना? तो 20 लाख लोगों को मुफ्त में इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने की, या मुफ्त में इंटरनेट सेवा प्रदान की गई है, और ऐसा करने वाला ये देश का क्या है? तो पहला राज्य है। अब बात करें अगले प्रश्न के बारे में, तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो कह लीजिए ना कि तेलंगाना के सिद्धूपेट में। कहाँ पे? तो कर्नाटक के सिद्धूपेट में बनाया जा रहा है। क्या? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर। अगला प्रश्न है, महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महिलाओं के सतत विकास और उनके कह लीजिए आत्म विकास के लिए महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया महाबलीपुरम में। और महाबलीपुरम कहाँ पे? तो तमिलनाडु में चेन्नई के पास एक स्थित स्थल है। अगला प्रश्न है, G20 के अंतर्गत साइंस 20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 के अंतर्गत साइंस 20 का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे? तो भोपाल में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो प्रश्न है प्रोजेक्ट काटरू किसके द्वारा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो बात करें ये प्रोजेक्ट काटरू क्या है, तो कह लीजिए ना कि वायु निगरानी प्रणाली, कह लीजिए ना कि वायु निगरानी कह लीजिए ना प्रणाली विकसित करने का कार्य किया जाएगा प्रोजेक्ट काटरू के तहत, और ये कार्य किया जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला है, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ पे? तो कह लीजिए ना भारत का पहला वैदिक थीम पार्क बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अब ये वैदिक थीम पार्क क्या है? तो कह लीजिए ना ये एक तरह से 50,000 से अधिक कह लीजिए वृक्षों वाला एक पार्क है, जहाँ पे प्राचीन काल के जो 7 ऋषि हैं उन 7 ऋषियों के नाम पे इस पार्क को 7 क्षेत्रों में क्या किया गया है? बांटा गया। तो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ पे? तो नोएडा में। अगला है, कुई कंध खोड़ी भाषा किस राज्य से संबंधित है? तो अभी चाहे आपसे पूछे कुई भाषा, कंध भाषा या खोड़ी भाषा की, तो ये ओडिशा की एक जनजातीय भाषा है, और अभी ओडिशा सरकार के द्वारा इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए ओडिशा सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है किसको? तो कुई कंध या खोड़ी भाषा को। और ये किस राज्य की भाषा है? तो ये ओडिशा राज्य की भाषा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है,
न्यूनतम आय की गारंटी पारित करने वाला देश का पहला राज्य। तो बात करें न्यूनतम आय की गारंटी, यानी वर्ष में कह लीजिए न्यूनतम कह लीजिए मजदूरी देने वाले राज्य के रूप में, तो इसको विकसित किया गया कौन सा, तो कहें राजस्थान। तो न्यूनतम आय की गारंटी पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन, तो कहिए राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार के द्वारा मनरेगा में जैसे हम बात करते हैं 100 दिन का रोजगार मिलता है, उसी तर्ज पे वर्ष में 125 दिन रोजगार देने के लिए न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन, राजस्थान। अगला प्रश्न है, देश के सबसे बड़े म्यूजियम जिसका नाम होगा युगे युगीन, इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो देश की राजधानी नई दिल्ली में। तो कहना युगे युगीन भारत क्या है, युगे युगीन भारत, तो युगे युगीन भारत का सबसे बड़ा कह लीजिए म्यूजियम है और इसको स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे, तो कहिए नई दिल्ली में। और अभी इसकी आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना अडानी ग्रुप के द्वारा, किसके द्वारा, तो अडानी ग्रुप के द्वारा विकसित की गई है। और ये कहाँ पे विकसित की गई है, तो गोड्डा नामक जगह पे, कहाँ पे, तो गोड्डा। और ये गोड्डा कहाँ पड़ता है, तो कह लीजिए झारखंड में। और ये 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की एक परियोजना है और इसको अडानी ग्रुप के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और इस बिजली का लाभ किसको, तो बांग्लादेश को प्रदान किया जाए, किसको, तो बांग्लादेश। तो बात करें भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना कहाँ पे विकसित की जा रही है, तो कहें झारखंड के गोड्डा में। और ये किस ग्रुप के द्वारा या किसके द्वारा बनाई जा रही है, तो कह लीजिए अडानी ग्रुप के द्वारा। और इसके तहत 1600 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाएगी। और ये किस देश के साथ समझौता किया गया, तो बांग्लादेश के साथ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, अगले प्रश्न पे बात करें तो लिखा है, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई यानी आर्टिफिशियल कह लिए इंटेलिजेंस न्यूज एंकर का नाम क्या है, तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर का नाम है लिसा। और अभी ओडिशा टीवी के द्वारा, कह लीजिए ना, ओडिशा टीवी की ये न्यूज एंकर हैं, किसकी, तो ओडिशा टीवी की न्यूज एंकर हैं जिनका नाम है लिसा। और ये देश की पहली क्षेत्रीय कह लीजिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर है, नाम क्या है, लीजा। अगला प्रश्न है, बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन कहाँ बनाए जाएंगे, जी हाँ, बंदरों के आतंक को देखते हुए कह लीजिए ना, पहला बंदर वन बनाया जाएगा कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बंदरों के आतंक को कम करने के लिए बंदर वन बनाए जाएंगे। और इसके तहत कह लीजिए कुल 4 बंदर वन बनाए जाएंगे। और इन वनों में कह लिए वृक्षदार कह लीजिए ना पेड़ लगाए जाएंगे। और वनों के कह लिए ना बंदरों के रहने के लिए उचित कह लिए क्षेत्र विकसित करने का कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया, तो भगत ब्रिज के बारे में बात करें तो भगत ब्रिज स्थापित किया गया है कहाँ पे, दन्ना गांव जम्मू कश्मीर में। तो अभी 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे, कब, तो 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे भगत ब्रिज जिसकी लंबाई है 115 मीटर, और इस ब्रिज को कह लिए वीर चक्र विजेता भगत सिंह के नाम पे कह लीजिए ना, जम्मू कश्मीर में कह लीजिए वीर चक्र विजेता मेजर भगत सिंह के नाम पे इसको रखा गया है। और ये कहाँ बनाया गया, तो दन्ना गांव जम्मू कश्मीर में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय चुनाव आयोग ने 3 वर्ष के लिए अभी नेशनल आइकन के रूप में यानी राष्ट्रीय एक तरह से कह लिए आइकन के रूप में किसे चुना गया है, तो कह लीजिए भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को। तो आगामी 3 वर्षों के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में किसे चुना गया है, तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को। अगला है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा
पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? तो रतन टाटा। तो भारत के प्रसिद्ध व्यवसायी कह लीजिए रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। और बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो इस समय है एकनाथ शिंदे। कौन है? तो एकनाथ शिंदे। कौन है? तो एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो रतन टाटा को। अगला प्रश्न है मिस दिवा यूनिवर्स 2023 किसे चुना गया? तो मिस दिवा यूनिवर्स 2023 चुना गया है श्वेता शारदा को। और ये श्वेता शारदा कहाँ की रहने वाली हैं? चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। और ये श्वेता शारदा वर्ष 2023 में जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, इस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का क्या करेंगी? प्रतिनिधित्व करेंगी। तो भारत का प्रतिनिधित्व मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में कौन करेंगे? तो कह लीजिए श्वेता शारदा। और ये श्वेता शारदा कौन है? तो कह लीजिए चंडीगढ़ की भारत की एक लिए रहने वाली मॉडल हैं। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है हमारे सामने 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो कह लीजिए 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा? तो मनोज सिन्हा के द्वारा। कहाँ पे? तो देश की राजधानी नई दिल्ली में। अब MSME की बात करते हैं तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के नाम से जानते हैं, ये एक मंत्रालय। और MSME दिवस की बात करें तो हर साल 27 जून को मनाया जाता है क्या? MSME दिवस। अब बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है नमो 108 किसकी प्रजाति है? तो नमो 108 के बारे में बात करें तो ये कमल की एक प्रजाति है। ये कह लिए कमल की पंखुड़ियों वाली एक हाइब्रिड प्रजाति है। और अभी इसका कह लीजिए ना कि एक तरह से नामकरण किया गया किसके द्वारा? तो कह लिए केंद्रीय जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा। और इस कमल की प्रजाति नमो 108 का विकास किया गया है किसके द्वारा? तो कह लिए ना बोटेनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ के द्वारा। किसके द्वारा? तो बोटेनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ के द्वारा नमो 108 का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो नमो 108 किसकी प्रजाति? कमल की प्रजाति। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने देश का पहला तैरता हुआ कह लीजिए ना फ्लोटिंग स्टोर। तो देश के पहले तैरते हुए फ्लोटिंग स्टोर की बात करें तो देश के पहले तैरते हुए फ्लोटिंग स्टोर को कहां पे स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है डल झील श्रीनगर में। कहां पे? तो डल झील श्रीनगर में। और इसको अमेजन इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा? तो अमेजन इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया है। और इसको नाम दिया गया है आई हैव स्पेस स्टोर। तो कहना आई हैव स्पेस स्टोर क्या है? तो ये देश का पहला फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ स्टोर है। और इसका निर्माण किया गया किसके द्वारा? अमेजन इंडिया के द्वारा। और ये कहां पे बनाई गई? तो कहिए डल झील जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष। तो बात करें सबसे पहले उत्कर्ष की तो ये एक जनजातियों का लोक महोत्सव है, यानी ये जनजातियों का एक लोक महोत्सव है उत्कर्ष। और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है जिसका नाम है उन्मेष। तो दो चीज आपको याद रखनी है, एक उत्कर्ष और याद रखना है क्या? उन्मेष। और इनका आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनका क्या किया गया? उद्घाटन। तो कहें उत्कर्ष और उन्मेष क्या है? तो उत्कर्ष है जनजातियों का एक लोक महोत्सव, जबकि उन्मेष है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। तो 2023 में इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? भोपाल में। और उद्घाटन किया किसने? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, तो इसको शॉर्टकट में हम नाम बोलेंगे एडेक्स। क्या नाम बोलेंगे? एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज की बात करें तो देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है कहां पे? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और इसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR यानी के चंद्रशेखर राव के द्वारा।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो अभी वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा करने के लिए एक समिति बनाई गई है 9 सदस्यों की। कितने सदस्यों की? 9 सदस्यों की। और इस 9 सदस्यों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। तो कहें एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो पूर्व राष्ट्रपति कह लीजिए रामनाथ कोविंद को। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में और अगला प्रश्न है हमारा किस राज्य के द्वारा ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय के निर्माण की घोषणा की गई है? तो बस आपको याद रखना है पिंक शौचालय। क्या याद रखना है? पिंक शौचालय। तो कहना ये पिंक शौचालय क्या है? तो ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाया गया शौचालय। किसके लिए? तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाया गया शौचालय है। और इसकी कह लीजिए शुरुआत किस राज्य में? त्रिपुरा राज्य में। तो हम बात करें त्रिपुरा की तो ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जहां पे मुख्यमंत्री हैं कौन? तो मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा। और अभी अभी यहाँ के राज्यपाल बने हैं कौन? तो इंद्रमणि सेना। कौन बने हैं? तो इंद्रमणि सेना कह लीजिए रेड्डी। कह लिए इंद्रमणि सेना रेड्डी नल्लू बने हैं कौन? तो कह लिए त्रिपुरा के नए राज्यपाल। अब बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है फुंगा अभियान। क्या याद रखना है आपको? फुंगा अभियान। तो कहना फुंगा अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अभी यूएन यानी यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता कार्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया गया है फुंगा अभियान। तो ये फुंगा अभियान क्या है? तो फुंगा यानी फंगस यानी कवकों के विकास के लिए, कह लीजिए ना, कवकों के विकास को उजागर करने के लिए अभी फुंगा अभियान चलाया गया। किसके द्वारा? तो यूएन जैव विविधता के द्वारा। अब अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न जिसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे तो लिखा है भारत की पहली रैपिड ट्रेन की बात करें। भारत की अभी पहली रैपिड ट्रेन लॉन्च की गई है। तो भारत की पहली रैपिड यानी हाई सेमी कह लीजिए स्पीड ट्रेन की बात करें तो इसका नाम दिया गया है नमो भारत। क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। तो भारत की पहली रैपिड ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत की पहली रैपिड ट्रेन का नाम है नमो भारत। और अभी इसका शुभारंभ किया गया 20 अक्टूबर 2023 को। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। कहां से? तो अभी इसको लॉन्च किया गया साहिबाबाद से। कहां से? तो साहिबाबाद। और साहिबाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश के कहां पे? तो गाजियाबाद में। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद से लॉन्च किया गया भारत की पहली रैपिड ट्रेन को। और इस भारत की पहली रैपिड ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका नाम है नमो भारत। मुख्यतः जो ये ट्रेन है इसको 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जो पहली रैपिड ट्रेन है ये दिल्ली मेरठ मार्ग पे चलाई जाएगी। कहाँ पे? तो दिल्ली मेरठ मार्ग पे चलाई जाएगी। और ये दिल्ली मेरठ मार्ग पे ये पहली जो ट्रेन है इसका उद्घाटन साहिबाबाद और दुहाई डिपो स्टेशनों के बीच की गई। कहाँ पे? तो साहिबाबाद और दुहाई डिपो स्टेशनों के बीच 17 किलोमीटर के दूरी के मध्य इसको लॉन्च किया गया, शुभारंभ किया गया। तो ये 100 प्रश्न रहे ये वर्ष 2023 के करंट अफेयर्स के अंतर्गत। और ये 100 प्रश्न आपके पेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से फरवरी से लेकर के अक्टूबर 2023 के जितने करंट अफेयर्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम में भी मददगार होंगे। और आप हमें कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।